प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों को वर्ण विचार, संस्कृत का वर्ण विचार आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा वर्ण। वर्ण क्या है? अक्षर अथवा ध्वनि है। वर्ण अक्षर अथवा ध्वनि है। मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसका विभाग न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। फिर आगे बताया गया यहाँ पर कि वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला यहाँ पर स्वर और दूसरा है व्यंजन। हमने यहाँ पर लिखा है पहला वर्ण के भेद में स्वर और व्यंजन। तो पहले हम आप लोगों को यहाँ पर स्वर बताएंगे। स्वर मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पहला हमने लिखा ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। इसके विषय में संस्कृत का एक श्लोक है जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, जब एक मात्रा होता है वहां पर ह्रस्व स्वर होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जहां पर दो मात्राओं का वर्णन किया जाए, दो मात्रा किसी वर्ण में लगा हो वहां पर दीर्घ स्वर होता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और जब तीन मात्राओं का शब्द होता है, जब वर्ण होता है, अक्षर होता है, वहां पर प्लुत स्वर होता है। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन में अर्धमात्रिक लगता है, अर्थात आधा मात्रा। व्यंजन में आधा मात्रा लगता है। अब यहाँ पर वर्ण हमने लिखा है तो वर्ण के उदाहरण जैसे कि अ, ई, उ, क, ख। यहाँ पर अ, ई, उ, क, ख। तो अ, ई, उ स्वर के उदाहरण है और क, ख व्यंजन, दोनों मिलकर वर्ण का उदाहरण। वर्ण हमने बता दिया यहाँ पर कि स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं। तो वर्ण में हमारा स्वर भी आ जाएगा और व्यंजन भी आ जाएगा। यहाँ पर अ, ई, उ इसमें एक एक मात्राएं लगी हुई हैं और दो मात्राएं इसमें लगेगा आ। अब यहाँ पर वर्ण के भेद में हम सबसे पहले स्वर बताएंगे। स्वर के हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा लगे, इसका उदाहरण जैसे अ, ई, उ, री, ली। इन सभी वर्ण या अक्षर में अ, ई, उ, री, ली, अ, ई, उ, री, ली, इसमें एक मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम स्वर का कौन सा भेद है? ह्रस्व है। जहां पर एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, जहां पर एक मात्रा लगेगा वहां पर ह्रस्व स्वर होगा। उसके बाद दूसरा वाला जो आता है दीर्घ, तो दीर्घ में यहाँ पर द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जहां पर दो मात्राएं लगती है वहां पर दीर्घ स्वर होता है। स्वर का वह भेद जिसमें दो मात्राएं लगे उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, री बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। यह सब क्या है? दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो दीर्घ स्वर में आ में, बड़ी ई में, बड़ा उ में, री बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। इन सभी वर्ण या अक्षर में दो मात्राएं लगी हुई हैं। यह स्वर का दूसरा भेद था। इसके बाद आता है तीसरा। तीसरा प्लुत है। स्वर का वह भेद जिसमें कि
3 मात्राएं लगी हो, जिसको कहने में हमको बहुत अधिक समय लगता है, बहुत काफी जोर देकर कहा जाता है, उसमें 3 मात्राएं, वहां पर ठहर कर काफी समय हम लगाएंगे तो वहां पर 3 मात्रा लग जाएगा, तो वह स्वर का तीसरा भेद है, उसको हम प्लुत कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर ऐसे लिखा है ओम, यहाँ पर ओम, यहाँ पर काफी समय लगेगा, तो इसमें जो है ओम कहने में, तो यह जो मात्रा है यह 3 मात्रा है, यहाँ पर 3 मात्रा है, तो यह वर्ण के भेद स्वर में यह तीसरा था प्लुत, प्लुत में 3 मात्रा है। तो इस तरह से हो गया स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन में आधा मात्रा के उच्चारण में, जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है क, तो क यह व्यंजन है, लेकिन इसमें हम अ शब्द जोड़ देंगे, तो क, तो यह जो हमारा व्यंजन हो जाएगा, तो इसमें स्वर की सहायता ली गई है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखो, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा और अंतिम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन के 4 भाग होते हैं, 4 मुख्यतया 4 भाग हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और वाला जो है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिसको बोलते समय या कहते समय हम जब उसका उच्चारण करेंगे तो उसमें मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होगा। मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लेंगे क, तो क कहेंगे तो हमारा जीभ से जब उससे उच्चारण करेंगे तो वह मुख के किसी न किसी भाग में छू जाएगा, तो उसमें स्पर्श जब होगा उसको हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और स्पर्श व्यंजन के भी 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, और पांचवा और अंतिम है प वर्ग। क वर्ग इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें क, ख, ग, घ, अंगा 5 शब्द आ जाएंगे। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस तरह से स्पर्श व्यंजन के 5 भाग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। दूसरा वाला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बहुत ही हम स्लो, बहुत ही धीमे में कहेंगे। इसमें अंतस्थ व्यंजन में आएगा य, र, ल और व। यह अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को, य, र को, इसको अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह शब्द य और र कहीं कहीं पर स्वर के समान इसका प्रयोग हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो है यह स, ख, स, ह 4 है। उष्म व्यंजन, उस व्यंजन को कहेंगे जिसको कहते समय वायु का रगड़ हो। वायु का रगड़, उसको कहने के लिए क्या कहते हैं? वायु से जब कहेंगे तो बहुत तीव्र स्वर में, और उसके बाद मुख के अंदर वायु का संचार बहुत ही तीव्र गति से होगा, रगड़ खा जाएगा, तो उसको कहने में स, ख, स, ह इस तरह से वायु का रगड़ हो जाएगा उसको कहने में। उसके बाद चौथा और अंतिम जो आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वास्तव में कोई व्यंजन नहीं है, यह छत्र, ज्ञ 3 शब्द जो है वह संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए माना गया है क्योंकि यह दूसरे व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। छ किससे मिलकर बना है? यहाँ पर देखो का उदाहरण देखिए। पहला है छ, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ। तो छ शब्द जो है वह क और खटकोण वाला स जो होता है उसको मिलकर बना हुआ है। त्र जो है त,
और र को मिलकर बना हुआ है। और ज्ञ जो है ज और इया मिलकर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अक्सर पूछा जाता है टीटी परीक्षा या बोर्ड परीक्षा या अन्य परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि छ जो है वह किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो क और खटकोण वाला स, और इसमें त्र, त और र, और ज्ञ, यहाँ पर देखेंगे ज्ञ तो ज, आधा ज, यह ज है व्यंजन वाला, और इया को मिलकर बना हुआ है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमने आपको व्यंजन के चारों उदाहरणों को बता दिया। स्पर्श व्यंजन, जब हम स्पर्श करते हैं, मुख में हमारा स्पर्श होगा। दूसरा अंतस्थ, य, र, ल, व। फिर उष्म है, उष्म जब वायु का संचार में बहुत तीव्र होता है, रगड़ होता है, स, ख, स है। और चौथा और अंतिम है छत्र ज्ञ, जो कि यह क स से मिलकर छ बना हुआ है, त और र को मिलकर त्र, और ज और इया को मिलकर। अब वर्ण विचार में ही जब वर्ण के भेद हमने स्वर और व्यंजन बता दिया, तो स्वर और व्यंजन में आगे भी कुछ चीज महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुस्वार, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम, राम, इसके ऊपर जो बिंदी लगा देते हैं, जब हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे बिंदी, राम म, तो इसको म पढ़ा जाता है। इसी को अनुस्वार कहते हैं। जब किसी वर्ण या अक्षर के ऊपर बिंदु एक लगा देते हैं और उसके बाद उसका उच्चारण करते हैं म, राम म, तो इसको म पढ़ा जाता है। इसी को अनुस्वार कहेंगे। और अगर इसी तरह से इसको लिखेंगे रा म, और दो बिंदी लगाएंगे बगल में, इस साइड में ऊपर लगाएंगे तो उसको अनुस्वार कहेंगे, म पढ़ा जाएगा, राम म। और जब यही राम के दो बगल में, म के आगे दो बिंदी लगाएंगे इस तरह से, तो इसको ह पढ़ा जाता है, राम ह, राम ह। तो इसको विसर्ग कहते हैं। यह हमारा अनुस्वार हो गया और यह क्या है, विसर्ग। और जब किसी वर्ण के ऊपर लगा दिया जाता है, जैसे इस तरह से चांद, तो चा के ऊपर यह बिंदी लगा हुआ है, यह अनुनासिक है। इसको अनुनासिक कहेंगे जब किसी शब्द के ऊपर इस तरह से बिंदी लगता है। या किसी भी वर्ग, जैसे हमने यहाँ पर व्यंजन में बताया था कि व्यंजन के 5 भेद हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से जब 5 भेद हैं, तो इसका जो अंतिम वाला शब्द रहता है, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, क, ख, ग, घ, अंगा। इसका क्या है अंतिम, अंगा। इसका च का इया, या ट का अड़, या त का न, प का म। तो यह इमं गणनम, अंगा, इया, आड़ा, न और म, यह 5 शब्द जो हैं यह हमारे अनुनासिक हैं। इन शब्दों का उच्चारण अनुनासिक 5 कितने हैं, अंगा, इया, आड़ा, न और म, यह हमारा क्या है, अनुनासिक। इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन्हें अनुनासिक वर्ण इसलिए कहा जाता है कि इन शब्दों का उच्चारण करते समय श्वास को अंशतः, अंशतः का मतलब है कि आधा समझ लो, आधा से अधिक, अंशतः नासिका से बाहर निकालते हैं, इसीलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है।